आपका नाम क्या है और किस संगठन से? मैं विजय राणा चमार, भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक इस समय जो है सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल चल रही है और कि एक पाकिस्तानी महिला जो इंडिया में आई हुई है, सीमा हैदर नाम है उसका, उस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे भारत सरकार को और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को सोचना चाहिए कि सारे देश में बॉर्डरों पे सेना लगी है। किसी एक ऐसी महिला का आ जाना भारत की सुरक्षा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप क्या चाहेंगे इस मामले पर कि मैं तो सरकार चाहूँगा क्या जो भी करे? सीमा हैदर आई है उसका स्वागत है, लेकिन सरकार को चाहिए जो वो अपने बच्चों के साथ आई है, बता रहे हैं सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहा है कि वो अपने 4 बच्चों के साथ आई है। पहले सीमा हैदर का उन बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए सरकार को, और डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत ही अगर ये है उसके ही 4 बच्चे हैं तो भारत सरकार का जो निर्णय होगा सारे समाज को मानना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, क्या इस सीमा हैदर के आने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है? भाई सीमा का भारत में आना भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी बात थोड़ी है। अगर ऐसी कोई व्यक्ति दूसरे देश का बिना पासपोर्ट के, बिना वीजे का, और उसके पास अन्य देशों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि उसके पास 5 पासपोर्ट है, उसके पास 4 फोन है, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, बताते हैं लोग, बता रहे हैं कि कक्षा 5 पढ़ी है, तो ये तो लगता नहीं है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है सही तरीके से जांच होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित होगा। देश में सुरक्षा एजेंसियां हैं जैसे सीआईडी है, आईबी है, रॉ है, तो इनके रहते सीमा हैदर की एंट्री हो जाना और बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्स है, तो क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, या किस तरह से वो एंट्री कर गई? नहीं, जिस तरीके से सीमा हैदर भारत के सीमा के अंदर दाखिल हुई है, इस तरीके से तो वहाँ की जो फोर्सें हैं, जो बॉर्डर पे लगी फोर्स हैं, उनको पहले जांच करना चाहिए। जांच करने के उपरांत ही उस महिला को भारत के अंदर लेना चाहिए। पहले जिस तरीके से वो सऊदी अरबिया से नेपाल गई, नेपाल के माध्यम से नेपाल के रास्ते से भारत आई है, भारत में और राजस्थान पहुँची है, ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी बात है कि एक महिला दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, तो ये जाहिर सी बात है कि इन सब में एक लंबा अमाउंट भी खर्चा हुआ होगा, तो क्या लगता है उसके पास इतना पैसा होगा या नहीं? क्या अब ये तो जांच का विषय है कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन कई देशों की सफ़र करने के लिए तो बिना पैसों की तो सफ़र कर नहीं सकती। हवाई जहाज़ के सफ़र करना है, यात्रा करना है, तो बिना पैसे के तो यात्रा हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं से बहुत चीज़ें जो है जांच के विषय हैं। जब तक जांच नहीं होगी, और कम से कम ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, कोर्ट को सोचना चाहिए, जिस तरीके से उसको जमानत दी गई है, पहले तो जब तक उसकी जांच नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से उसको महिला कस्टडी में रखना चाहिए। जिस तरीके से मीडियाबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, हमारे देश के लिए सुरक्षा के नियत से देखा जाए तो बहुत ही भारत के लिए खतरे की बात है। एक 5वीं क्लास की महिला, एक इतना लंबा सफ़र दुबई से नेपाल, मतलब क्या ये संभव है इस तरह से कि लोगों की मदद के बगैर? क्या इसमें कोई पीछे से मदद हो सकती है या किस तरह से? देखिए, अगर इसमें जांच की जाएगी, जांच एजेंसियों का काम है, जांच करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा ही निकल कर आएगा। सर्वप्रथम तो सरकार को या संबंधित राज्य की पुलिस को, जहां पर वो रह रही है, वहां की राज्य पुलिस को चाहिए कि सर्वप्रथम उसकी और उसके जो अपने 4 बच्चों को लेकर आए उसका डीएनए टेस्ट कराएं। डीएनए टेस्ट पर ही कंफर्म हो जाएगा क्या इसके 4 बच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर 4 बच्चे उसके नहीं हैं तो देश के लिए ये हमारे बहुत बड़ी आने वाली तबाही का, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है हमारे देश में, और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए अच्छा नहीं है। और भारत पे लगे जो हमारे सैनिक हैं उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जिस तरीके से वो हमारे देश में इंटर किया है। और अभी देखा जाएगा कि जिस तरीके से अगर भारत की कोई हमारी बहन बेटी, कोई महिला पाकिस्तान में जाती, या यहाँ के मुसलमान से कोई हमारे
जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, अभी लव जिहाद की बात करते, तो भारत की एक महिला मुस्लिम आई है, तो ये भी तो एक लव जिहाद का ही विषय हुआ। सरकार को सोचना चाहिए इस पर। भारतीय चमार महासभा किस तरह से इसके खिलाफ भारत इसको लेकर के मामले को स्टैंड लिया? भारतीय चमार महासभा की प्रमुख मांगे हैं कि सर्वप्रथम उसकी जो है उसके बच्चों की जांच होनी चाहिए, और उसके जो 5 पासपोर्ट है, उसके फ़ोन हैं, और सर्वप्रथम भारत में जैसे दाखिल हुई है, जिस अधिकारी ने जो नेपाल बॉर्डर पे जिस भी बॉर्डर से वो क्रॉस हुई है, वहाँ के अधिकारियों को भी तलब करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करना चाहिए कि आपके द्वारा क्या पूछताछ की गई उस महिला से, और उस महिला के बारे में क्या जानकारी ली गई, बिना जानकारी के आपके द्वारा किस तरीके से अपने देश में उसको इंटर कराया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जैसे सोनभद्र की घटना को देखते हैं आप, जिसमें एक व्यक्ति के कान में पेशाब किया गया, मध्य प्रदेश के सीधी कांड से प्रेरित कांड दिखता है। इसके बाद जो है अभी एक कल की घटना दिख रही है हरदोई में, जिसमें एक समाजवादी पार्टी की नगरपालिका की अध्यक्ष हैं, वो एक अनुसूचित जाति व्यक्ति से माफ़ी मंगवाते हुए दिख रही है। बल्कि इसके बाद वो पीड़ित व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरी माँ से माने। किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी करनी और कथनी में जो हमने जो फ़र्क देखा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी पहले तो दलित समाज के साथ नहीं हैं। उनके द्वारा जो भी पूर्व में जो भी जनपद का सृजन हुआ था बहुजन महापुरुषों के नाम से, उन्होंने ख़त्म करने का काम किया, उस नाम को चेंज करने का काम ख़त्म किया। और इसके बाद जो है जो धारा 122B के तहत जो दलित समाज को लाभ मिलने वाली जो ज़मीन सरकारी और ज़मीन हमारी का जो नारा चला था बहुजन समाज के लोगों द्वारा, उस धारा को ख़त्म करने का काम जो है अखिलेश यादव की सरकार में किया गया है। तो उनकी पार्टी का अगर कोई चेयरमैन इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से दलित समाज के साथ या अनुसूचित जाति SC ST लोगों के साथ इस तरीके की हरकत उनकी सरकार में हुई है, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कि हरकत की गई है, उस व्यक्ति से अपने पैर पे माफ़ी मंगवाना, जिसका सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हुआ है। और इसके बाद जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उनके द्वारा उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती अब इस तरीके से बयान दिलाया जा रहा है कि मेरे द्वारा इस तरीके की कोई घटना नहीं है, मैं जो है उनका पैर छू रहा हूं, लेकिन ऐसी घटनाओं का मैं निंदा करता हूं। उनके खिलाफ जो है तत्काल SC ST आयोग एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा वीडियो में देखा गया कि वो माफ़ी मांगते हुए बोल रहा है कि माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर दोबारा से एक वीडियो जारी करते हुए कहा जाना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं माफ़ी मांगने गया था। तो क्या गंभीर दबाव है, और अगर दबाव है तो ये मामला किस तरह से हल हो सकता है? गंभीर दबाव दिया गया होगा कि मैं आपको नौकरी से निकलवा दूंगा, या आपके खिलाफ में तमाम पुलिस प्रताड़ना की धमकी दी गई है। जिस तरीके से धमकी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो व्यक्ति पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा है, इस तरीके की घटना को तो देखने के बाद ही लगेगा कि उसका जो है बहुत बड़ा उत्पीड़न किया गया है। इसके बाद जब सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए, तो इसके बाद जो है माननीय चेयरमैन द्वारा जो है ज़बरदस्ती दबाव दिलाकर कोई ना कोई वीडियो बनवाया गया उनके द्वारा। तो किस तरह से इस मामले पर आपका? इस मामले में उस हमारे संगठन के माध्यम से लोग जो है उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, और SC ST में उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं दबाव में उनके खिलाफ FIR नहीं लिखे जा रहे। ये हाईलाइटेड मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले होते होंगे जो छोटे मोटे, जिसमें FIR नहीं लिखी जाती है। इस मामलों को लेकर के जबकि SST का कानून है देश में, इसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस व्यक्ति द्वारा माफ़ी तो ज़रूर मांग ली जाएगी, लेकिन जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति की जो भी जातियां हैं, वो पूरे समाज को उनके द्वारा जो है पूरे समाज की जो है भावना को आहत किया गया है, और समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले समय में 2024 में मैं जो है बहुजन समाज अनुसूचित जनजाति के लोगों से अपील करूंगे कि ऐसी पार्टी को आप वोट देने का काम न करें, जिससे आपका उत्पीड़न हो रहा है, और ऐसे उत्पीड़नकर्ताओं के खिलाफ आप उग्र आंदोलन करिए। भारतीय चमार महासभा आपके साथ है। एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ऐसी पहल की जा रही है कि पिछड़ा और दलित और आदिवासी सब एक साथ, मुसलमान एक साथ आकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव में कामयाब हों, ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं।
और ये लगातार 2022 के चुनाव में ऐसा कहते थे कि संविधान बचाने वाले अम्बेडकरवादी लोग हमारे साथ में आए। तो इनका जो अम्बेडकरवाद है या इनकी जो बातें हैं उसको समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या भारतीय चमार महासभा एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? जो भी बहुजन महापुरुषों के नाम जो भी जनपद पूर्व सरकारों द्वारा सृजित किए गए जनपद का, उनके द्वारा उन नामों को हटाकर उन जनपद का नामों को चेंज करना उनका अम्बेडकरवाद सर्वप्रथम साबित करता है। और दलित समाज की कई योजनाओं को जो मिलने वाले उनको प्रमुखता की जो योजनाएं थी उस धाराओं को ख़त्म करने को, उन योजनाओं को ख़त्म करने का उनका ये अम्बेडकरवाद काफ़ी तरीके से साबित होता रहता है। और उनके द्वारा पूरे, क्या आपके कहने का मतलब है कि ये जो इनका बात है वो एक छलावा टाइप की है या क्या? उनका जो फर्जिफिकेशन है, उनके बहकावे में दलित समाज आने वाला नहीं है और ना उनको वोट करेगा। जिस तरीके से उनकी हरकतें पूर्व में देखी गई वही हरकतें उनके वर्तमान में होगी। और कुल मिला के जो व्यक्ति विधानसभा सत्र में चिल्ला कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है और रात्रि में भोजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ करता है, वो क्या बहुजनों का साथ देगा? उस व्यक्ति के बहकावे में आने वाला अगर बहुजन समाज अगर फिर से फंसता है तो 2024 में वो दलित समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। और ऐसे नेताओं से बहुजन समाज को बचना चाहिए, दलित समाज को बचना चाहिए। ऐसी पार्टियों को कभी वोट न करें। तो चमार महासभा क्या समाजवादी पार्टी का विरोध करेगी? भारतीय चमार महासभा किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी का विरोध नहीं करेगी। जो दलित समाज का जो भी नुकसान करेगा उसके खिलाफ भारतीय चमार महासभा हमेशा अपने माध्यम से लोगों से अपील करता रहेगा कि ऐसी सरकार न बनाए जिससे दलित समाज का नुकसान हो, जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो, जिससे माइनॉरिटी समाज का नुकसान हो। अभी मैंने फ़िलहाल में देखा है कि मोहम्मद आजम खान के ऊपर वर्तमान सरकार द्वारा कई तरीके से शिकंजे कसे जा रहे थे। इनके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में उग्र आंदोलन आजम खां के पक्ष में नहीं किया गया है। और पूर्व में मैंने देखा है कि अगर कहीं मुसलमान जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी समाज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करता है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी सरकार द्वारा मुसलमानों को लाभान्वित नहीं किया गया। कहीं अगर यादवों का उत्पीड़न हुआ है, कहीं व्यक्तिगत उनके समाज के लोग मारे गए हैं, एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ अखिलेश यादव पहुंचकर 50 लाख देने का काम किया है। और कहीं दलित समाज, कहीं ओबीसी की अन्य जातियां या माइनॉरिटी में कोई हत्याएं हुई हैं तो वहाँ अखिलेश यादव पहुंचने का काम नहीं किए हैं, ना कोई मुआवजा देने का काम किए हैं। अगर देने का काम किए होंगे तो उनका कोई व्यक्तिगत नेता होगा, उसके कहने पर काम किए होंगे, बाकी समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आपका समाज भी अनुसूचित जाति से आता है और चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, वो भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों आप एक ही समाज से हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या उनको उससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को या फायदा होगा? जब अखिलेश यादव की सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी अधिकारी को जो प्रमोशन आरक्षण बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है और बहुजन समाज के नाम जो जनपदों का सृजन हुआ था उसको समाजवादियों ने ख़त्म किया है और जो भी लाभ मिलता था दलित समाज को उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। ऐसे में चंद्रशेखर किस तरीके से उनसे लाभ चाहते हैं, किस तरीके से समाज को लाभ दिलाएंगे या समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनके माध्यम से समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अभी पूर्व में मैंने देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अखिलेश यादव के 3 सीट के लिए मीडिया के सामने रोने वाला बंदा फिर 3 महीने पे पता नहीं कौन सा मौका पाने के बाद वो फिर से अखिलेश यादव के पीछे पीछे टहल रहे हैं। जो व्यक्ति पूरे दलित समाज का नहीं हुआ, वो एक दलित समाज का नेता पूरे दलित समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है।